नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला पे। मैं हूं लवीशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। छठे नवरात्र पर हुई मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे, मंदिरों में उमड़ा रहा आस्था का सैलाब। नगर निगम के हाउस टैक्स अफसरों ने 168 करोड़ वसूल कर भरा खजाना, ईद पर भी की करीब 5 करोड़ वसूली, अब मिला 200 करोड़ से ऊपर का टारगेट। सपा एमएलए हाजी रफीक अंसारी बोले, मंजूर नहीं वक्फ संशोधन बिल, सड़क से संसद तक मजबूती से लड़ेंगे लड़ाई। पुलिस लाइन मेरठ में हुआ द्वितीय अंतर जनपदीय मेरठ जोन पुलिस एवं भारोत्तोलन क्लस्टर 2025 का आगाज, डीआईजी और एसएसपी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। हस्तिनापुर के लतीफपुर गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से एक ग्रामीण की मौत, दूसरे ग्रामीण की हालत नाजुक, मृतक की पत्नी ने पूर्व प्रधान पर हत्या का लगाया आरोप। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी में एक दूसरे को देख रो पड़े साहिल और मुस्कान, अब 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को नवरात्र के छठे दिन शहर से लेकर देहात के सभी मंदिरों में मां नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दिखाई दी। मान्यता है कि मां कात्यायनी नव दुर्गा के 9 रूपों में से छठा स्वरूप है, जिन्हें ऋषि कात्यायन की पुत्री माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है और इनकी कृपा से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। शहर के मनसा देवी मंदिर, गोल मंदिर, सदर काली माता मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आई और मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठे। बता दें कि मनसा देवी मंदिर में न केवल शहर बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारे का भी आयोजन करते हैं। उधर नवरात्रों में मनसा देवी का अलग महत्व माना जाता है। श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ आकर सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए श्रद्धालु दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर भंडारे का आयोजन भी करते हैं। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि नवरात्र के दिनों में रोज माता का श्रृंगार किया जाता है और विशेष आरती भी की जाती है। पुजारी ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि मंदिर परिसर में बंदरों का आतंक है, जो आए दिन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देते हैं और श्रद्धालुओं को भी अपना निशाना बनाते हैं। मंदिर में होने वाले भंडारों के कारण मंदिर में गंदगी पसली रहती है। नगर निगम से कई बार बड़ा डस्टबिन लगाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक तो बंदर बहुत ज्यादा धुई करते हैं मनसा देवी मंदिर पर, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है। उनको काटने को भागते हैं, पानी की टंकी खोल देते हैं। बल्ब और कैमरे मेरे सारे तोड़ दिए हैं मंदिर पर जो लगे हुए हैं, जब तक बार बार ठीक करा, बार बार तोड़ देते हैं। मेरठ नगर निगम ने हाउस टैक्स के बकायेदारों पर सख्त एक्शन करके नगर निगम का खजाना भर डाला। कर करेतर में 160 करोड़ की वसूली का लक्ष्य था, लेकिन नगर निगम की टीम ने 168 करोड़ रुपए की वसूली की। इतना ही नहीं, ईद के दिन भी 4 करोड़ 75 लाख रुपए की वसूली की गई। अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने नगर निगम में हाउस टैक्स के अफसरों के साथ बैठक कर उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि सभी की मेहनत रंग लाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की भी बात करें तो पिछले साल जो 59 करोड़ की वसूली हुई थी, वो इस बार बढ़कर 79 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के चलते अब नगर निगम के हाउस टैक्स के अफसरों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली का टारगेट दिया गया है। मेरठ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिव कुमार गौतम का कहना है कि जनप्रतिनिधियों, महापौर, नगर आयुक्त व पार्षदों के साथ मिलकर इस टारगेट को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी हमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का टारगेट मिला है, उसे भी हम पूरा कर लेंगे। बता दें कि कर करेतर में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, विज्ञापन, किराया सहित कई मद आते हैं।
हैं। पिछले 2-3 महीने रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करी है, जगह जगह पर लोगों को नोटिस दी, जहां पर जरूरत लगी उनके लिए वहां पर जो कार्रवाई होनी थी कुर्की की वो कार्रवाई करी और ज़्यादा से ज़्यादा करदाताओं को सहूलियत भी प्रदान की। और अच्छी बात ये रही कि आप लोगों ने सैटरडे, संडे, ईद के दिन भी काम किया और सबसे बड़ी चीज़ ईद के दिन जो हमने 5 करोड़ रुपए वसूले, उसने मेरठ नगर निगम में 168 करोड़ की वसूली कर और करेक्टर मद में कर दी, जो कि अपने आप में कीर्तिमान था। नगरायुक्त महोदय के सहयोग से और उनके निर्देशन में जो कार्य किया हम लोगों ने, वो 168 करोड़ वसूली हमारी इस बार हुई है। पिछली वसूली हमारी हुई थी 127 करोड़, जिसके लगभग 33% बढ़ा के हम लोगों ने 168 करोड़ वसूली की गई है। जनवरी एंड में सख्ती की गई, जब हमारी पूरी तरह बिल बट गए, फिर हमने डिमांड नोटिस जारी कराए, फिर घर घर जाके हम लोग सीलिंग कराया, अनावासीय भवन सील कराए। कुछ मजबूरी बस हमको जो है आवासीय भवन सील करने पड़े, उसमें हमने चेन डाल दिया, यानी पूरी तरह सील हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेन डाल के आने जाने का रास्ता हम छोड़ दिया, जिससे कि उनकी बाधा न हो हम लोगों को। तो किया हम लोगों ने। ईद वाले दिन कितनी वसूली? ईद वाले दिन लगभग 4-4.5 करोड़ वसूली हुई है। 4 करोड़ 75 लाख की वसूली हुई ईद वाले दिन। पूरा कार्यालय खुला था और सभी ने अच्छा कार्य किया, सभी स्टाफ ने अच्छा काम किया। नेक्स्ट ईयर के लिए 25-26 के लिए टारगेट 25-26 के लिए हमने 20% बढ़ा के नगरायुक्त महोदय निर्देशन में हम लोग काम करेंगे। लगभग जो 210-215 करोड़ वसूली होती है। वक्फ संशोधन बिल पर घमासान जारी है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी का कहना है कि बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। पूरा विपक्ष साथ है और सड़क से संसद तक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह मजबूती से विरोध करेंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास बहुमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे, किसी भी कीमत पर हमें ये बिल मंजूर नहीं है। पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी लेके सड़क से लेके लोकसभा तक, विधानसभा तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। हर कीमत पे लड़ाई लगी, आखिरी दम तक, जब तक दम में दम है, जब तक लड़ाई वक्फ के साथ है, उसके खिलाफ है उस बिल के। और समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा हो, जहाँ जहाँ एमएलए हैं, और जहाँ एमएलए नहीं है वहाँ सड़क पर लड़ेंगे लड़ाई। और दिल्ली की पार्लियामेंट में भी आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबह से आज से 9 बजे से बोल रहे हैं बराबर। तो ऐसी ताकत विपक्ष ऐसे मजबूती के साथ, देखिए इनके साथ बहुमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक संविधान है और ये नहीं तो फिर कोर्ट का सहारा भी लेगी समाजवादी पार्टी। वहीं संसद में पेश हुए वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर मेरठ में भी अलर्ट रहा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए रखी और हर गतिविधि पर नजर जमाए रहे। इसके साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों को संदेश देने के उद्देश्य से संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फुटमार्च निकाला, जो बेगम पुल से शुरू होकर शहर के कई इलाकों से होते हुए गुजरा। फुटमार्च में सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार और सीओ कैंट संतोष कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस और पीएससी भी शामिल रही। दरअसल वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर बुधवार को संसद में पेशी हुई और पक्ष और विपक्ष के बीच काफी लंबी चर्चा हुई। विधेयक को लेकर कुछ लोगों ने समर्थन दिया तो कुछ लोगों ने विरोध भी जताया। ऐसे में कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। संसद में वक्फ बिल को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय आना है, उसको लेकर मेरठ में जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और इसी अलर्टनेस को लेकर देखिए, मेरठ के जो तमाम संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। और मेरठ के जो है तमाम जो है ऐसे इलाके जहां पर जो है निगरानी बढ़ाई जा सकती है, उन इलाकों पे पुलिस देखिए भारी पुलिस फोर्स के साथ में वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मेरठ के तमाम ऐसे इलाके हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में, जहाँ पर लोगों को जो है ये शांति संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल को लेकर जो है शांति बनाए रखें, चाहे निर्णय कैसा भी आना हो, लेकिन आप अपना जो है संयम बरतें और आप शांति बनाए रखें। और ये जो फ्लैग मार्च है जो बेगम पुल से शुरू हुआ है, ये फ्लैग मार्च मेरठ के तमाम इलाकों से होता हुआ गुजर रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर जो है तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी,
कि जो है अगर कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उससे सख्ती के साथ निपटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। वहीं वक्फ संशोधन बिल भले ही लोकसभा में पेश हो गया हो, लेकिन मेरठ के मुस्लिमों को ये मंजूर नहीं है। मेरठ के मुस्लिमों ने चेतावनी दे डाली है कि जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे और इस बिल की मुखालफत करेंगे। हमें जान भी देनी पड़े तो जान भी दे देंगे। सरकार को जरूरत क्या है वक्फ बोर्ड में दखल करने की? सरकार की नीयत ठीक नहीं है। हमारे बड़ों ने निजी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए और गरीबों के लिए दी है। सरकार को उसमें क्या दिक्कत है? क्या मुसलमानों को मंदिर ट्रस्टों में शामिल करेगी? सरकार 9 लाख एकड़ जमीन हड़पना चाहती है। मुस्लिमों ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही है, बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करती। आजादी के बाद का पहला आतंकवादी गोडसे है। किसी की हिम्मत है संसद में ये कहने की? औरंगजेब क्रूर था, 350 साल पुराना मसला क्यों ला रहे हैं? क्रूर अंग्रेज थे या मुगल? देश को 4 लोग चला रहे हैं। किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सीधा सीधा सरकार की मंशा पे सवाल, हमें भरोसा नहीं है। सरकार हमारी निजी प्रॉपर्टी वो हड़पना चाहती है। सरकार को क्या ज़रूरत है? हमारा धार्मिक मामला है। हमारे बड़ों ने ये गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए वक्फ की थी। इनका पैसा, इनसे होने वाली इनकम का पैसा गरीबों तक जाए, तो इसलिए उन्होंने इसको वक्फ किया था। आज सरकार को क्या ज़रूरत है कि हमारे धार्मिक मामले में इंटरफेयर कर उसको हड़पना चाहती है। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। इसका जो इन्होंने पास किया है, इसके बारे में ये क्लियरिटी इन्होंने कुछ नहीं की कि इसमें क्या होगा, इसलिए मंजूर नहीं है। क्योंकि इसका खुलासा नहीं किया। जेपीसी में इन्होंने भेजी थी रिपोर्ट, उसका भी खुलासा नहीं किया। दूसरी चीज़, ये माइनॉरिटी कमेटी को जानी थी, जो वेलफेयर माइनॉरिटी कमेटी है वो इसको देखती, उसके तहत ये बिल में संशोधन होता। मंजूर नहीं है। सिर्फ इतनी बात बोलूँगा मैं कि मंजूर हम कर लेंगे, लेकिन हमारे उलमा इकराम और हमारे भारत का जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है वो कहेंगे तुरंत एग्री हो जाएगा। पूरा भारत का मुसलमान, एक मुसलमान भी खिलाफ नहीं जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करिए, उलमा इकराम से बात करिए, वो कहेंगे तुरंत मान लेंगे, बिना सोचे समझे एग्री हो जाएंगे। अगर नहीं करते तो फिर नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम लतीफपुर में बुधवार शाम को कार सवार आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना हस्तिनापुर पुलिस दोनों घायलों को मवाना के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है ग्राम लतीफपुर के रहने वाले अमरजीत सिंह उर्फ गुल्ला गाँव के बाहर छोर पर बैठकर अपने साथी अमरजीत के साथ शराब पी रहे थे। तभी एक कार में सवार होकर 6 से अधिक लोग आए और आते ही दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से इलाज के दौरान अमरजीत की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल गुरमुख सिंह को भी कमर के पास गोली लगी है। वहीं पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। मृतक की पत्नी पायल ने आरोप लगाया है कि लतीफपुर गाँव का वर्तमान प्रधान उनके पति को पहले भी मर्डर के आरोप में जेल भिजवा चुका है और वो लगातार उनसे रंजिश रखता है और गांव में धमकी देता था कि अमरजीत को मरवा दूंगा। पीड़िता ने पूर्व प्रधान पर ही अपने पति की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। थाना क्षेत्र हस्तिनापुर के गांव लतीफपुर के पास आज एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें जेल से रिहा हुए एक हत्यारोपी परमजीत उर्फ गुल्ला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और इसके साथ ही 2 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है, जो इलाजरत हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई गई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण पुरानी रंजिश का है। सभी एक ही ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और इसमें सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और वादी पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद साहिल और मुस्कान की बुधवार को 14 दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के समय पेशी के दौरान पहली बार मुलाकात हुई। यह मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई, जहां कोर्ट में उनकी ऑनलाइन पेशी कराई गई। जैसे ही मुस्कान ने साहिल को देखा, वह भावुक हो गई और रो पड़ी।
हालांकि जेल प्रशासन ने उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करने दी। पहले जज ने मुस्कान और फिर साहिल का नाम पुकारा और उनसे कुछ सवाल किए। इसके बाद अदालत ने दोनों की हिरासत की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पेशी खत्म होते ही मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में वापस भेज दिया गया। बता दें, मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है, जो अगले सप्ताह कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस की केस डायरी में स्पष्ट किया गया है कि इस हत्याकांड की वजह तंत्र क्रिया नहीं बल्कि साहिल और मुस्कान का प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार मुस्कान पहले भी साहिल के साथ भाग चुकी थी, जिसके कारण सौरभ ने उसे तलाक देने का फैसला किया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची थी। मुस्कान ने चाकू, ड्रम और नींद की गोलियां खरीदी, जबकि साहिल सीमेंट लेकर आया। हत्या के दौरान मुस्कान ने सौरभ के दिल पर चाकू रखा, जबकि साहिल ने वार किया। गर्दन काटने के लिए दोनों ने चाकू और उस्तरे का इस्तेमाल किया। हत्या के बाद दोनों उत्तराखंड घूमने चले गए। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। जैसा कि आप जानते हैं, जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनको माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है। इसमें ये प्रक्रिया होती है कि माननीय न्यायालय से जो सरकारी वकील हैं वो, प्रोसिक्यूशन के जो वकील हैं वो, और माननीय न्यायालय जज साहब खुद और उनका स्टाफ आदि जुड़ते हैं, और जेल से जो अभियुक्त होते हैं, जो जिनके ऊपर आरोप होता है, आरोपी होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो दोनों को जो है आज माननीय न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की। द्वितीय अंतर जनपदीय मेरठ जोन पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर महिला पुरुष भारोत्तोलन योग एवं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन डीआईजी कलानिधि नेथानी ने विधिवत रूप से किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के आयोजन सचिव एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताडा और सह आयोजन सचिव एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में मेरठ परिक्षेत्र के 9 जनपदों की टीम के खिलाड़ियों ने मार्च कर मुख्य अतिथि डीआईजी कलानिधि को सलामी दी, जिसके बाद होस्ट जनपद मेरठ के पुलिस खिलाड़ी पंकज ने खेल भावना और अनुशासन की शपथ खिलाड़ियों को दिलाई। डीआईजी कलानिधि नेथानी ने आयोजकों के साथ कोच और मैनेजर से परिचय प्राप्त करने के बाद खेलों का विधिवत उद्घाटन करते हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। 3 दिनों तक चलने वाली वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्ट, वेट लिफ्टिंग और योगा में महिला और पुरुष खिलाड़ी शिरकत करेंगे। आयोजन सचिव डॉक्टर विपिन ताडा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पुलिस खिलाड़ियों को फिट रहने का मौका और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। पुलिस लाइन के आरआई हरपाल सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को लेकर खिलाड़ियों को नियमों के बारे में बताया और उन्हें शुभकामनाएं दी। खेल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों ने अपने वजन को तुलवा का फॉर्म भरे और उसके बाद वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता शुरू हुई। एसपी क्राइम अवनीश सिंह और एसपी देहात आर के मिश्रा भी मौके पर उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर सीओ अंतरिक्ष जैन, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी समेत कई पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आर्य समाज स्थापन नगर में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन गाथा एवं रामनवमी पर्व के 5 दिवसीय आयोजन का आरंभ अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से हुआ। सर्वप्रथम आचार्य सत्य प्रकाश शास्त्री के ब्रह्मत्व में देव यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके यजमान डॉक्टर कंचन मलिक, डॉक्टर जसबीर मलिक, साधना चंद्र प्रकाश गर्ग, प्रतिभा पाल कर्नल पाल, प्रमोद सीमा कर्नल, दिवाकर डोगरा रहे। सभी यजमानों ने श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर यजमानों के प्रति मंगल कामना प्रकट की। कार्यक्रम का संयोजन करते हुए चंद्रकांत ने कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद का जीवन अत्यंत प्रेरणादायी एवं मानव को ईश्वर के प्रति आस्था एवं सत्य के प्रति निष्ठा का महत्वपूर्ण संदेश देता है। उनके जीवन की घटनाएं हमें शिक्षा प्रदान करती हैं, इसलिए हमें उनके जीवन को बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित कुलदीप आर्य ने स्वामी दयानंद के जीवन के एवं उनके महान व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए अनेक प्रेरणादायक भजन सुनाए। भावनपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को संचारी रोग सप्ताह अभियान का माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष संजय प्रजापति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी अश्विनी कुमार ने बताया कि संचारी रोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जन जागरूक करते हुए डेंगू, मलेरिया के बारे में जानकारी देते हुए बचाव को लेकर सुझाव दिए गए। वहीं आशाएं और आंगनबाड़ी घर घर जाकर साफ सफाई और स्वच्छ पानी के बारे में जागरूक करती हैं। अभियान के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में बैठक होती है। इसके साथ ही स्कूल बच्चों को चश्मों का वितरण किया जाता है।
ये आज से 1 महीने का प्रोग्राम चलेगा संचारी एवं दस्तक अभियान का। 1 तारीख से 10 तारीख तक संचारी चलेगा। संचारी के बाद में फिर 10 तारीख से हमारा दस्तक अभियान शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से इसमें क्या होता है, संचारी में जन जागरूकता फैलाई जाती है, बैठकें होती हैं, स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, जगह जगह चौपाल लगाई जाती हैं, ताकि जो अभी सीजन आने वाला है डेंगू से, मलेरिया से, ये सब चीज़ बचने के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए हमें क्या क्या सुझाव लोगों को बचाने हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए उनके लिए, वो सब चीज़ हमें जागरूक करना होता है। फिर 10 तारीख से हमारी आशाएं और आंगनबाड़ी हर एक घर पर जाकर दस्तक देती हैं। वो उनके घर में जा करके उनको बताती हैं कैसे हाथ धोना है, कैसे मच्छरदानी लगानी है, कैसे क्या करना है, कैसे खाना होता है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, बुखार आता है, तो एम्बुलेंस को 108 वाले को फ़ोन कर रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाएं, तुरंत अपने पास वाले अस्पताल में जाकर के उपचार लें। मवाना थाने में मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर मुझेड़ा गांव की रहने वाली महिला शुमाइला ने तहरीर देते हुए बताया कि 7 फरवरी 2024 में उसकी शादी सटला के रहने वाले साकिब से हुई थी। उसके पिता ने शादी में अपनी हैसियत से पूरा दान दहेज दिया था, जो लगभग 60 लाख रुपए कीमत का था। आरोप है कि निकाह के बाद से ही उसके ससुराल वाले लगातार दहेज कम होने के ताने मारते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि साकिब और उसकी देवरानी मुस्कान के अवैध संबंध भी हैं, जिसके चलते साकिब लगातार उसका उत्पीड़न कर रहा है। शुमाइला का यह भी आरोप है कि ईद के दिन भी ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके परिजनों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर डाली। वहीं इस मामले में पुलिस शुमाइला के ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। मेरे हस्बैंड का नाम साकिब है, उसने मुझ पर गोली चली, वो मेरा देवर है चारिक। अब बड़ा जेठ है, उसने बाल पकड़ के दीवार में दे के मारा। मुझे 5-6 ऊपर थे मेरे छुटाने में, मेरे माँ बाप फैमिली वाले, उनको ऊपर भी गोली चलाई, मारपीट उनके साथ करी। मवाना के सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल कर ऑक्सीजन प्लांट की जांच की। इस दौरान सब कुछ ठीक मिलने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। बुधवार देर शाम सीएमओ प्रवीण कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना पहुंचे, जहां ऑक्सीजन प्लांट पर मॉक ड्रिल की गई और ऑक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता को सीएमओ ने परखा। इस दौरान बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष का भी निरीक्षण किया गया, जिसकी व्यवस्थाएं देखकर सीएमओ ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा को शाबाशी दी। सीएमओ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि कक्ष को साफ सुथरा रखा गया है। बता दें कि मवाना सीएचसी पर कोरोना काल के समय ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी और ये प्लांट तभी से निरंतर अस्पताल के लिए ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार के साथ डीआईओ अतुल कुमार भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में आज 2 विषय थे मुख्य तौर से। एक तो गर्मियों का सीजन चल रहा है, हीट वेव है, तो हीट वेव के अंदर हमने सभी जितने के हमारे जिला अस्पताल है, महिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है और सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अंदर हमने एक ऐसे कमरे बनाए हैं, अगर किसी आदमी को गर्मी की ज़्यादा लू लग जाए, हीट वेव ज़्यादा लग जाए, तो उसका इलाज उपचारों से ठीक से हो जाए। तो उसमें सारे उपकरण हैं हमारे पास, मरीज को ठंडा करने की बोतलें हैं, कूलर हैं, कमरे हैं, बिल्कुल सेपरेट रूम बना दिए गए हैं। तो एक तो उसकी जांच करने आए थे कि हाँ भाई कैसे हैं, वो व्यवस्था देखने के लिए। दूसरा था कि जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, जगह जगह पर लगे हुए हैं, पूरे सभी ब्लॉक में लगे हुए हैं, तो उनकी एक मॉक ड्रिल हम करते रहते हैं हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, ताकि समय समय पर अगर कोई बीमारी आ जाए और ऑक्सीजन की जरूरत जैसे कि कोविड के समय पर पड़ी थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उपकरण ठीक से न चल रहे हों। हमारे जो कर्मचारी हैं वो ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं, वो यानी कि इसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई बीमारी आएगी तो ऑक्सीजन के लिए या हीट वेव के लिए वो पहले से तैयार रहे। दोराला थाना पुलिस ने बुधवार देर रात सरधना फ्लाईओवर के पास बनी आंचल मार्केट में 4 दुकानों में भारी मात्रा में रखी अंग्रेजी शराब और बियर की करीब 200 पेटियों को बरामद कर लिया। हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि यह शराब किसकी थी और यह शराब वैध या अवैध रूप से यहां रखी गई है। फिलहाल पुलिस शराब के मालिक की तलाश कर रही है। दूसरों को सुरक्षा की एनओसी देने वाला संभागीय परिवहन विभाग खुद ही सुरक्षित नहीं है। अधिकारियों के नाक के नीचे ही घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। विभाग में अग्नि सुरक्षा के लिए लगे यंत्र करीब 8 साल से एक्सपायर पड़े हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भले ही इक्विपमेंट आरटीओ एआरटीओ के कमरे के ठीक सामने लगे हों, ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? शायद विभाग के अधिकारी दूसरों की कमियों को दूर करने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी खामियां दिखाई ही नहीं
नहीं देती। आप तस्वीरों में एक्सपायरी डेट साफ देख सकते हैं, जिसके चलते दीवारों पर लगे यह अग्नि सुरक्षा के लिए यंत्र कितने सुरक्षित हैं। ऐसे में सिटी हलचल ने अपना कर्तव्य निभाते हुए जब आरटीओ विनेश तिवारी से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने सिटी हलचल का धन्यवाद करते हुए लापरवाही को माना और कहा जल्द ही फायर विभाग को लिखकर इन कमियों को दूर किया जाएगा। दो विषय हैं इसमें। सिलेंडर का एक्सपायर होना अलग बात है, जो बिल्डिंग के लिए फायर सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो निर्माण होना चाहिए या ये सारी चीजें होनी चाहिए वो अलग विषय है। तो हो सकता है कि सिलेंडर्स मतलब नहीं फंक्शनल हो, ये बहुत मुमकिन है नहीं फंक्शनल हो और किसी स्तर पे वो प्रकरण उठा नहीं, लेकिन हमने चेंज तो होने चाहिए नहीं। हाँ बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी सार्वजनिक स्थल है तो उस पे सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गो संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रमाकांत उपाध्याय ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समस्त गो आश्रय स्थलों में गोवंशों को प्रतिदिन हरा चारा, भूसा, दाना, चोकर आदि पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाए तथा संबंधित अधिकारी अपनी निगरानी में गो आश्रय स्थल में भूसा और हरा चारा व दाना चोकर डलवाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि पशुपालक, कृषकों और व्यक्तियों को गाय के दूध, गोमूत्र, गाय के गोबर के उपयोग के संबंध में बताया जाए और सर्वदेवीय गोमाता के महत्व के संबंध में वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से किसान की आमदनी दोगुनी होगी तथा उसकी आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार होगा तथा जैविक खेती करने से उसको महंगा रसायन खाद भी नहीं खरीदना पड़ेगा और जैविक खेती करने से मनुष्य में बीमारी फैलने से भी बचाव होगा। गौशाला में सफाई थी, पानी भी था, सब चीज़ थी, लेकिन जो कमियां थी वो मैंने उनको निर्देशित किया है। सीबीओ हमारे साथ थे। क्या कमियां थी? उसमें कमियां माने जो भूसे का अपने यहाँ वो चलता है, उसकी जगह धान का भूसा चल रहा था। तो धान का भूसा चल रहा है तो उसकी रेट कम है, तो उसका एवज में उसको चारा चोकर मिलना चाहिए। जो पैसा सरकार दे रही है 50 रुपये प्रति गौवंश को दे रही है, पूरा पैसा गाय पर खर्चा होना चाहिए, उसमें कोई भी हीला हवेली नहीं होनी चाहिए। वही हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी वो है तो उसके लिए लेटर बनेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि हम गौ माता के को स्थापित पुनः उसके खूंटे पर स्थापित करना चाहते हैं। जैसे गाय किसान ने छोड़ी है, लेकिन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौ भक्त हैं, उन्होंने गौशालाओं के लिए पूरा धन का भंडार खोल दिया है और जगह जगह गौशालाएँ बनी हैं, जितनी चाहे उतनी गौशालाएँ बनी हैं। लेकिन किसान के खूंटे पे जब तक गाय नहीं जाएगी तो गौमूत्र और गोबर के माध्यम से किसान के खूंटे पे गाय जाएगी। दूध अपने जीवन का 1/3 हिस्सा वो दूध देती है और गोबर गौमूत्र वो हर समय देती है और किसान को गोबर गौमूत्र की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेती बंजर हो रही है। जहर युक्त हम लोग भोजन कर रहे हैं, इससे सारी बीमारियों से हम लोग युक्त हो रहे हैं। तो बीमारियों से बचाने के लिए, देश को, समाज को बचाने के लिए, बंजर भूमि नहीं हो इसको बचाने के लिए केवल और केवल गौ माता का गोबर और गौमूत्र काम आएगा। तो उसकी प्लान हमने किया है कि किसान के घर में गाय देंगे, उसका 50 रुपये देंगे, उसके यहाँ बायोगैस सब्सिडी पे लगवाएंगे और उसके यहाँ अपने आप स्वतः ही उसके यहाँ खाद मिलने लगेगी, उसके यहाँ गैस मिलने लगेगी, उसके यहाँ यूरिया की जगह गौमूत्र मिलने लगेगा। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा किसान के लिए लाभकारी योजना होगी। उसके बाद जो उसका उत्पाद तैयार होगा वो यहाँ पूरी दुनिया मांग रही है, मिलेट से लेके सारी चीज़ें प्राकृतिक। ये बहन जी बहुत जल्दी धरातल पर आएगा। अभी आज हमारी यहाँ मेरठ में पहली मीटिंग हो रही है और बहुत जल्दी आप देखने को मिलेगा कि मीटिंग होंगी जगह जगह पे और जगह जगह काम शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में काम शुरू हो गया है, ऐसे झांसी में काम शुरू हो गया है। अभी हमने 1 महीने से ये पूरा प्लान तय किया है हम लोगों ने। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो वो अपनी बुद्धि को ठीक करें। जिन लोगों में बैठते हैं, जैसी संगति वैसी रंगत, और अगर उस गाय के बारे में उल्टा सीधा बोलकर सनातन को अपमान करते हुए अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दें और उनको यही करना है तो उनमें ही शामिल हो जाएं, उनके साथ ही अपने आराम से गीत गाएं, फिर गालियां दें। लेकिन सनातन में रह के सनातन को गाली देना, गाय का अपमान करना, गौ माता का जो हमारी 33 कोटि देवता जिसमें विराजमान हैं, और ये यदुवंशी बन के और इस तरह के बयान देना, ये शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए।
शहर में सफाई के नाम पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन ना तो स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में आज तक शहर साफ शहरों की सूची में शामिल नहीं हो पाया और ना ही शहर से गंदगी और कूड़े का बदनुमा दाग ही धुल पाया, जबकि हर साल नगर निगम को मुंह को खानी पड़ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भी नगर निगम ने दावे पेश किए हैं, लेकिन बाहर से आई टीम के निरीक्षण में सफाई की पोल खुल गई। शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों का बीट चार्ट तैयार करने का निर्णय लिया था। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त ने एक वार्ड से इसकी शुरुआत करने का निर्णय भी लिया था। उनके स्थानांतरण के बाद बीट चार्ट पर काम नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि सफाई व्यवस्था बिगड़ती चली गई। इसके अलावा स्वच्छता भारत मिशन के तहत शहर में दिन में 2 बार सफाई अनिवार्य है। नगर निगम प्रशासन यह व्यवस्था भी लागू नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश के शहरों में आए दिन जाम की वजह बन चुके ई रिक्शा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में असंवैधानिक रूप से चल रहे ई रिक्शाओं के खिलाफ आरटीओ विभाग को अभियान चलाने का आदेश दिया है। यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसके लिए एक प्रचार वाहन को भी प्रचार के लिए सड़कों पर उतार दिया है। इस अभियान के तहत 1 अप्रैल को करीब 200 वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं एआरटीओ परिवर्तन राजकुमार सिंह ने बताया, दूसरे दिन 2 अप्रैल को शहर के कई चौराहों पर प्रवर्तन दल द्वारा अवैध और अपंजीकृत ई रिक्शा की चेकिंग की गई, जिसमें कार्यवाही करते हुए 15 ई रिक्शा को बंद कर दिया गया और 29 ई रिक्शा के चालान काटे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में पुलिस से समन्वय स्थापित कर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं के विरुद्ध 1 अप्रैल से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने जो है सबको निर्देश दिए थे और इस समय 1 तारीख से पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के सहयोग से। और अभी हमने पहले ही दिन कल जो है लगभग 60 ई रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई की। टोटल हम लोगों ने 200 चालान किए थे और ये पूरे महीने अभियान चलेगा। ये सही है कि संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पंजीयन को कोई रोक तो है नहीं। पंजीयन को अगर कोई ई रिक्शा खरीदेगा तो उसका पंजीयन होगा, इसमें किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए हम जो हमारे यहाँ प्रवर्तन कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, रूट जो पुलिस ने क्षेत्र निर्धारित किए हैं, तो हमारे एक्ट में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को ये अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र विशेष को वहाँ की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए कुछ वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो हम इस बारे में भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत जल्दी हम इसमें जो है बढ़िया परिणाम देंगे। फिलहाल अपने जिले पे बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।